एयरपोर्ट पर आनंद ने झुककर मीरा के पांव छुए। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मेरे बारे में आपको कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ। मैं आपको समय समय पर फ़ोन किया करूँगा और पढ़ाई खत्म होते ही भारत लौट आऊँगा आपकी देखभाल करने के लिए। यह कहकर आनंद ने मीरा से विदा ली। जाओ बेटा, अच्छे से रहना। मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुखी रहो और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मीरा ने प्रसन्नता के साथ उसे विदा किया। आनंद टर्मिनल की ओर घूमा और मीरा टैक्सी में वापस बैठ गई। उसकी आंखें सूखी थीं क्योंकि उसने आंसू रोक रखे थे। वह टैक्सी ड्राइवर के सामने रोना नहीं चाहती थी। घर लौटते समय वह मन ही मन सोचने लगी, आनंद उसका इकलौता पुत्र है जो अपने पिता की मौत के 6 महीने बाद पैदा हुआ था। मीरा ने उसे अकेले अपने दम पर पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था और आज आनंद उसे छोड़कर चला गया था। हमेशा के लिए तो नहीं, पर मीरा को शक था कि अब जब भी आनंद भारत लौटेगा तो वह सिर्फ चंद दिनों के लिए ही उससे मिलने के लिए ही आएगा। उसने हमेशा सोचा था कि आनंद को वह अपने पति मेजर विजय की तरह फौजी बना देगी, पर यह बात उसके बेटे के दिमाग में कभी नहीं जमी। वह तो बचपन से ही अमेरिका में जाकर बस जाने के सपने देखने लगा था। फौज में जाता तो उसका सपना अधूरा रह जाता। अपने सपने पूरे करने के लिए आनंद ने दिन रात पढ़ाई की, जिसके कारण वह यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बना, यानी अव्वल नंबर पर आया। उसे अमेरिका में आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली। अब उसे कौन रोक सकता था। घर लौटने के बाद मीरा अपने पति के चित्र के आगे जाकर खड़ी हो गई। देखिए, आज मैंने आपके बेटे को अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बना दिया है। आपकी तरह देश सेवक फौजी तो नहीं बना सकी, पर मुझे यकीन है कि वह जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त करेगा, ताकि हमारे सिर गर्व से ऊंचे रहेंगे। मीरा अपने दिवंगत पति से और भी बातें करना चाहती थी, पर उसकी भावनाओं का बांध टूट गया और वह हिचकियां लेकर रो पड़ी। उसे लगा कि उसके सारे सपने टूट गए थे। उसका आनंद को फौजी बनाने का इरादा अधूरा ही रह गया था। आनंद ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आएगा, पर मीरा जानती थी कि यह बात उसने उसको बहलाने के लिए ही कही थी। अचानक मीरा का ध्यान बट गया। साथ वाले घर में रेडियो पर मन्ना डे का पुराना लोकप्रिय गाना बज रहा था। इधर झूम के जाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। गाने को सुनते सुनते मीरा को ख्याल आया, हाँ, यह तो बिल्कुल ठीक है। सच में आज तक किसी को नहीं पता चला है कि जिंदगी और मौत की सीमा कहाँ है। वह कैसे भूल सकती थी अक्टूबर के उस शनिवार की काली रात को, जिसके दौरान उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फौजी अफसरों के क्लब में हर महीने के दूसरे शनिवार को पार्टी होती थी। क्लब की इन पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती थी। म्यूजिक सिस्टम पर नए से नए हिंदी और अंग्रेजी गाने बजते थे, जिनकी धुन पर जोड़ियां नाचती थीं। उस शनिवार की रात भी मीरा का पति मेजर विजय सिंह हमेशा की तरह उसे लेकर पार्टी में पहुंचा। क्लब का प्रोग्राम शुरू हुआ, गाने बजने लगे और जोड़ियों ने नाचना शुरू किया। जो नाच नहीं रहे थे वे हाथों में ड्रिंक का ग्लास पकड़े उन्हें देख रहे थे। विजय नाचना चाहता था, पर मीरा नाचना नहीं चाहती थी क्योंकि वह गर्भ के तीसरे महीने में थी। पर विजय नहीं माना। तुम फौजी की बीवी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहते हुए वह मीरा सहित नाचने वालों में शामिल हो गया। 11 बजे के करीब वे लोग जो अपने जवान बेटे बेटियों को साथ लाए हुए थे जाने लगे। तभी अचानक एक अनपेक्षित बदलाव कार्यक्रम में आया। एक कर्नल जो पूरी वर्दी में था क्लब में फुर्ती से आया। उसने गानों को रोकने का संकेत दिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ की संक्षिप्त भूमिका के साथ उसने विस्मित क्लब अधिकारी के हाथ से माइक्रोफोन का चोगा अपने हाथ में लिया। उसने घोषणा की कि प्रतिष्ठित महिलाओं और सज्जनों, मैं आपकी पार्टी को भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर एक गंभीर राष्ट्रीय आपत्ति हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। सेना व वायुसेना के सभी अधिकारी तुरंत क्लब छोड़ दें। वे अपने घर जाएं और कार्य क्षेत्र की वर्दी पहनकर तैयार हो जाएं।
मैं फिर कहता हूँ कि यह राष्ट्रीय आपदा है और हमें फौरन सक्रिय होना है। यह कहकर वह पलटा और बाहर जाकर जिस जीप में आया था उसी में बैठा और फिर चला गया। क्लब में सब लोग चौंक कर अपनी अपनी टिप्पणियां देने लगे। प्रश्न था कि क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि कर्नल ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि कौन सी गंभीर घटना घटी है। तो भी फौजी हुक्म तो हुक्म ही था। सेना और वायुसेना के अफसर फौरन जल्दी जल्दी बाहर निकले। जो परिवार के साथ आए थे वे घरों की ओर लौटे। अविवाहित अफसर अपने मेस के कमरों की तरफ पलटे। मीरा और विजय भी अपने घर लौटे। जब तक विजय ने वर्दी पहनी, मीरा ने उसके बैग में सामान डाला। यह क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों और कहाँ जा रहे हो? तुम कब तक लौटोगे? मुझे कुछ तो बताओ। पर उसके हर सवाल का जवाब विजय का मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ था। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और मीरा पहली बार विजय से अलग हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजान सा डर। पता नहीं क्या होने वाला था। चिंता मत करो मेरी जान, विजय ने हौसला दिया था। मैं फौजी हूँ, हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है और तुम एक फौजी की बीवी हो। साहस रखना तुम्हारा फर्ज है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा। यह कहने के बाद विजय चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मीरा अतीत में खोई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी से उसका ध्यान टूटा। वह आंसू पोंछ कर उठी। दरवाजे पर उसकी बाई रामकली खड़ी थी। वह बोली, मालकिन, आनंद बाबा को याद करके रो मत। वे अमेरिका में बहुत खुश रहेंगे। आप अपने काम में लग जाओ। आज तक आपने आनंद बाबा को विजय साहब की यादों के सहारे ही तो पाला है। अब अपने स्कूल के काम में मन लगाओ। फिर मीरा को बहलाते हुए आगे बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आपके लिए खाना बनाऊंगी। उस रात को जब मीरा अपने बिस्तर पर लेटी तो यादों का कारवां एक बार फिर उसकी आंखों के आगे चल निकला। मीरा को घर छोड़ने के बाद विजय पर जो गुजरी, वह कई दिनों बाद मीरा को विजय के दोस्त और यूनिट में उसके साथी कैप्टन शर्मा ने बताई। विजय के यूनिट पहुंचने के कुछ देर बाद कमांडिंग ऑफिसर ने पूरी बटालियन को संबोधित किया और उन्हें बताया कि देश के लिए एक गंभीर संकट की स्थिति उठ खड़ी हुई थी। एक पड़ोस के दुश्मन देश ने बिना कोई चेतावनी दिए हमारे कई सीमावर्ती अड्डों पर भारी हमला कर दिया था। इस धोखाधड़ी वाले हमले के कारण हमारे कई सैनिक मारे गए थे और हमारी तकरीबन दर्जन भर चौकियां दुश्मन के हाथ में आ गई थीं। दुश्मन को जल्द से जल्द रोकना अनिवार्य हो गया था। पश्चिम के सरहदी इलाके में दुश्मन को रोकने का काम उनकी यूनिट को दिया गया था। अंत में सीओ साहब ने कहा, हम वीर सैनिक आने वाले खतरों का डट कर सामना करेंगे, भारतीय सेना की परंपरा के मुताबिक। हो सकता है कि हम में से कुछ अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी जान खो दें, पर इस कारण हमें डरना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखो कि वतन की इज्जत के लिए जो भी जवान शहीद होता है वह देश की आंखों में अमर हो जाता है। सीओ के भाषण के फौरन बाद विजय बटालियन के बाकी सदस्यों के साथ हवाई अड्डे पहुंचा। वहां से सारे सैनिक 3 हवाई जहाज़ों में सवार हुए और चंद घंटों के बाद 14,000 फुट की ऊंचाई पर सीमा के एक हवाई अड्डे पर उतारे गए। वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि वहां की स्थिति बेहद खतरनाक थी। हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर दुश्मनों की एक बड़ी टोली ने मोर्चा जमाया था। वे अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, जो हजारों की तादाद में 2-3 दिन बाद वहां पहुंचने वाले थे। हवाई अड्डे के पास वाले दुश्मनों को खदेड़ना और उनके आने वाले साथियों का रास्ता रोकना बेहद जरूरी था, वरना हवाई अड्डा दुश्मन के कब्जे में आ सकता था। वहां के हालात देखकर उनके सीओ ने दुश्मनों पर हमला करने की जिम्मेदारी विजय को सौंपी। बाकी सैनिक हवाई अड्डे की रक्षा में और उस ओर आने वाले रास्ते को रोकने के काम में लगाए गए। अगले दिन सुबह सुबह विजय और उसके सैनिकों ने दुश्मनों पर अचानक धावा बोला। शुरू में तो उनको काफ़ी सफलता मिली, पर इस दौरान विजय की टांग में 2 गोलियां लग गईं।
अपने घावों की चिंता किए बिना विजय ने अपने सिपाहियों के आगे जाकर दुश्मन पर फिर धावा बोला। इस बार हमला इतना भयानक था कि बचे हुए दुश्मन सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग गए, पर हमले के दौरान दुश्मन की 4 और गोलियों ने विजय की छाती छलनी कर डाली और उसने वहीं जिंदगी और मौत की सीमा पार करके वीरगति प्राप्त कर ली थी। इस महान बहादुरी के काम के लिए मेजर विजय को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। यह दास्तान मीरा के दिल और दिमाग पर गहरे निशान छोड़ गई थी। उस रात की यादें ताज़ी होने पर मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसू रोके। तभी भोर की पहली किरणों ने आकाश में रंग भरना शुरू कर दिया। वह उठकर बालकनी में गई। उसने सोचा कि विजय के जाने के बाद भी तो जिंदगी उसने अकेले ही चलाई थी, तो अब आनंद के अमेरिका जाने पर भी चल ही जाएगी। समय की रफ्तार को कौन रोक सका है। आनंद ने पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में ही नौकरी कर ली। वह भारत समय समय पर आता जाता रहा, पर अब उसका मन वहाँ नहीं लगता था। उसने माँ की पसंद से भारत में शादी तो कर ली, पर अपनी दुल्हन समेत अमेरिका में ही जाकर बस गया। मीरा का सपना था कि आनंद अपने पिता मेजर विजय की तरह फौज में जाता, पर वह सपना हकीकत न बन पाया। बाद में आनंद का आना भी कम हो गया। हाँ, उसकी पत्नी शोभा आती रही। उनका बेटा अंकित भारत में ही पैदा हुआ। 8 साल की उम्र के बाद से तो वह मीरा के पास ही रहकर पला और बड़ा। वह चाहता था कि वह अपने दादा की तरह फौजी अफसर बने, पर आनंद की इसमें रजामंदी नहीं थी। उसने अपनी माँ की जिंदगी में दुख भरे तूफान का असर देखा था और वह नहीं चाहता था कि किसी और महिला को ऐसा दर्द मिले। तो भी अंकित ने स्कूल में एनसीसी में भाग ले लिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वह देहरादून मिलिट्री एकेडमी में चला गया। आनंद इस सब से बहुत नाखुश था। एकेडमी से अफसर बनकर जब अंकित बाहर निकला तो उसने अपने दादाजी की रेजिमेंट को ज्वाइन किया, पर अब वह छुट्टियों में कम ही घर आता। उसकी छुट्टियां दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में ही कट जाती। मीरा उसे देखने को भी तरस जाती। एक दिन मीरा दीवार पर लगी विजय की फोटो देख रही थी। फिर उसकी नज़र साथ लगे डिस्प्ले केस पर पड़ी, जिसमें विजय के मेडल लगे थे। सर्वप्रथम एक बैंगनी रंग के रिबन से लटका परमवीर चक्र था। 3 इंच का कपड़ा, 1 तोला धातु, जिसको पाने के लिए सिपाही जान की बाजी दांव पर लगाने को तैयार रहते थे। वाह री शूरवीरता! तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने दरवाजा खोला और उसके दिल पर जोर का झटका लगा। उसके सामने वर्दी पहने उसका पोता अंकित खड़ा था। हूबहू विजय, वही विजय जिसने उसको बहुत साल पहले छोड़ा था और जिसकी वर्दी पहनने वाली तस्वीर उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई थी। उसने सोचा कि उसकी आंखें उसको धोखा दे रही थीं। तभी एकदम अंकित ने उसे सैल्यूट मारा, फिर झुककर पैर छुए। देखिए दादी माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं भी दादाजी की तरह मेजर बन गया हूँ। मीरा ने अपने पोते को गले लगाया। उसके रुके हुए आंसू बह निकले। मीरा सोच रही थी कि ठीक था कि विजय ने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सराहनीय साहस का परिचय दिया था, पर मीरा के साहस का कौन अंदाजा लगा सकता था। समय की आंधी के आगे वह तन कर डटी रही और आगे ही बढ़ती गई। आज उसी साहस के बल पर उसने अपने पोते को देश को समर्पित कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।